आज आपकी ये भी गलतफहमी दूर होगी कि वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट दोनों अपने आप में एक ही चीज है क्या। अगर लगता है एक ही चीज है तो बहुत गलत आप सोच रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। राइट। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बनाते हैं तो क्या सीखना पड़ता है, और अगर हम एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, एक है फ्रंट एंड जो हमारे कोर्स का टाइटल भी है, और एक है बैक एंड। फिर हम बात करेंगे लाइब्रेरीज क्या होती हैं, और उसके बाद सबसे पॉपुलर पार्ट हमारे कोर्स का, उसका मैं आपको हिंट दूंगा, जो आज कोर्स की बैकबोन है, जो आपके रेज्यूमे को एट पार ले आएगी मार्केट में किसी भी दूसरे वेब डेवलपर के रेज्यूमे के, और वो है रिएक्ट जेएस। नाम सुना है आपने? नाम सुना है? नाम नहीं सुना है कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? करते हैं। फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं। व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं? यूडेमी यूज करते हैं? अगर इनमें से किसी भी वेबसाइट को आप यूज करते हैं तो आप रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं। राइट। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, इतना हाइप क्यों है, और मार्केट में अरे बहुत आगे है एंगुलर से रिएक्ट, अभिषेक बहुत आगे है। नहीं, आप रिएक्ट पढ़िए। राइट। अपन को वो टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए ना जिसकी मार्केट में डिमांड है, यस और नो, ताकि हमारे लिए जॉब सर्च आसान हो जाए, हमारे लिए वैकेंसीज कैच करना आसान हो जाए। और क्या लिंक्डइन की बात पे विश्वास करना सही है? अगर लिंक्डइन का सर्वे मैं आपको दिखाऊं और लिंक्डइन का सर्वे ये बोले कि रिएक्ट जेएस आज नंबर 1 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो आप मानोगे? तो आज मैं ये सारी बातें भी आपसे करने वाला हूं कि हमें क्यों रिएक्ट की तरफ जाना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एंगुलर। एंगुलर जरूर करिए, एंगुलर भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर कोई एक चूज करना है ना आपको, आई विल सजेस्ट गो फॉर रिएक्ट। राइट। तो उसके रीजंस भी मैं आपको दूंगा, आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कौन सी कंपनी, जी रिएक्ट और रिएक्ट जेएस एक ही है शिवम, आज बात करेंगे अपन इस बारे में भी, और रिएक्ट का जॉब मार्केट क्या है। बट ये सारी टेक्निकल बातें मैं आपसे शुरू करूं उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको ये बता दूं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, कोई भी प्री रेक्विजिट नहीं है। मतलब अगर हमें बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो क्या हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो भी। बस आपको दो चीजें आनी चाहिए, ब्राउजर यूज करना और इंटरनेट सर्फ करना। इतना आता है? ब्राउजर खोलकर इंटरनेट सर्फ कर पाते हैं आप? यूट्यूब, फेसबुक ये सब एक्सेस कर पाते हैं? बस, तो आपको इतना अगर आता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हमें इस कोर्स में प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी? हाँ, इसलिए पड़ेगी हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्योंकि हम इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। और आप इतना तो जानते होंगे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, मानते हैं जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। तो जब जावास्क्रिप्ट आएगा जो इस कोर्स का थर्ड पार्ट है, राइट, तब हमें जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग की। राइट। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो जब तक जावास्क्रिप्ट आएगी तब तक आप एटलीस्ट सी के बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स मतलब वेरिएबल, डेटा टाइप, ये सब आता है? जल्दी जल्दी बोलिए, ये सब आता है? वेरी गुड। अगर ये सब आता है तो आप आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ने वाली। हम कोई वेरिएबल अपने कोड में नहीं बनाएंगे क्योंकि हम सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की दो प्राइमरी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। आई होप आपने नाम सुना होगा, एक है HTML और दूसरी है CSS। और इसको पढ़ने के लिए ना कोई वेरिएबल चाहिए, ना कोई डेटा टाइप चाहिए, ना कोई मैथमेटिक्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? पॉइंट क्लियर है? तो जैसे सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं होता, ऐसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करने का भी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। बट मैं मानूंगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे तब तक आपके पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज सी की हो जाएगी ना? तब तक सी की बेसिक नॉलेज सबको है ना? बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक, कोई पॉइंटर वॉइंटर नहीं चाहिए अपन को, बिल्कुल बेसिक फंक्शन तक की सी अगर आपको आती है तो आप आराम से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वाला पार्ट भी अटेंड कर सकते हैं और वो आप इसमें करेंगे। चिंता मत करिए, मैं सब बताऊंगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डोंट वरी। आप पहले समझिए तो ये कोर्स क्या है। ओके सोमेश, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेट मी कंप्लीट द कंटेंट। लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस कोर्स में हम क्या क्या कवर अप करेंगे। आपसे सिलेबस भी शेयर हो जाएगा ग्रुप में, पता भी लग जाएगा आपको इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शैल वी स्टार्ट द सेशन? आर यू ऑल रेडी? चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या है। वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो वेब डेवलपमेंट वो टास्क है,
वो पार्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जिन्हें अपन लोग इंटरनेट पे होस्ट कर पाए। इसका मतलब फेसबुक जो हमें दिखती है वो वेब डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। जी हाँ, जो आपको फेसबुक दिखती है वो वेब डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। जो आपको यूट्यूब दिखती है, जो आपको इंस्टाग्राम दिखता है, जो आपको व्हाट्सएप वेब दिखता है, वो सब अपने आप में वेब डेवलपमेंट का प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है या मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे जो सीखना पड़ेगा वो C++ नहीं, मुझे जो सीखना पड़ेगा वो है वेब डेवलपमेंट। क्या हम सी सीखने पे यूट्यूब बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या हम C++ सीखकर इंस्टाग्राम बना सकते हैं, जोमैटो जैसी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्विगी जैसी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग के लॉजिक सिखाती है, लेकिन जो आज मार्केट की डिमांड है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट, वो C++ से नहीं बनती। वो आप डेवलप करते हैं या वो बनाना आप सीखते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करके www.youtube.com दिखते हैं तो आपके सामने जो आपके सामने आउटपुट आता है वो वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन का डिस्प्ले या प्रोडक्ट होता है। समझ आया आपको? ये कोर्स पढ़ने के बाद आप किस तरह की चीजें बना पाएंगे? तो Amazon वेब डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। यस, नेटफ्लिक्स भी, बिल्कुल, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए, कोई ई-कॉमर्स ले लीजिए, सब अपने आप में क्या है? ये सब अपने आप में वेब एप्लीकेशन हैं। यूट्यूब वेब एप्लीकेशन है बेटा। आप जो अपने मोबाइल पे यूट्यूब एक्सेस करते हो वो यूट्यूब की ऐप है। अब आप बताओ, बिना मोबाइल के अगर हम यूट्यूब एक्सेस करते हैं तो ब्राउजर से करते हैं ना, आया ना? तो जब आप ब्राउजर में लिखते हो www.youtube.com तो यूट्यूब की ऐप नहीं चलती है, यूट्यूब की वेबसाइट चलती है, वेब एप्लीकेशन चलती है। आर यू गेटिंग दिस? जी, जो भी ब्राउजर में ओपन होता है वो अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है, वो अपने आप में वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आ रहा है समझ? राइट। तो अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन टेक्निकल टर्म्स में अपने आप में क्या होती है। तो याद रखिएगा, एक नॉन टेक्निकल बंदा वेब एप्लीकेशन को वेबसाइट के जैसा मानता है, लेकिन मैंने आपसे कहा है वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में फर्क है। जी हाँ, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में फर्क है, और वो फर्क मैं आपको अभी क्लैरिफाई करूंगा। अभी के लिए हम दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, अभी के लिए 5 मिनट के लिए दोनों को एक जैसा मान लीजिए। तो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलप करना मतलब ऐसे वेब पेजेस, ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करना जिन्हें आप इंटरनेट पे होस्ट करेंगे, जिन्हें आप इंटरनेट पे रखेंगे, और लोग उन प्रोग्राम्स को एक्सेस करेंगे अपने कंप्यूटर से, और जहां पर आपका प्रोग्राम रखा जाएगा वो इंटरनेट की दुनिया में क्या कहलाता है? आई थिंक सबने सर्वर वर्ड सुना है, सभी लोगों ने सर्वर वर्ड सुना है। वेरी गुड। तो जहां आपका प्रोग्राम रखा जाएगा वो अपने आप में कहलाएगा सर्वर। यहां पर आप अपना प्रोग्राम रखेंगे, और इस प्रोग्राम को प्रोग्राम बोलेंगे क्या? जो सर्वर पे आप रखेंगे? नहीं, इसको प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे या आप अपनी वेब ऐप रखेंगे। यहाँ पर आपकी वेब ऐप रहेगी, सर्वर पे स्टोर रहेगी, और किसी को भी ये वेब ऐप देखनी है तो उसे सर्वर पे क्या फायर करनी पड़ेगी? किसी को भी ये वेब ऐप देखनी है तो उसे सर्वर पे फायर करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। तो जब आप ब्राउजर खोल के लिखते हैं www.facebook.com, ऐसा लिखते हैं? लिखते हैं? आप आम बोलचाल में इसको बोलते हैं फेसबुक की वेबसाइट है। टेक्निकल वर्ड्स में आप मानते हैं ये फेसबुक का यूआरएल है। यस, टेक्निकल वर्ड्स में ये फेसबुक का यूआरएल है। तो आप यहां पर मेंशन करते हैं फेसबुक की वेबसाइट का नाम। जो आप लिखते हैं अपने ब्राउजर में, ये रिक्वेस्ट वाया इंटरनेट जाकर हिट करती है फेसबुक के सर्वर पे। फेसबुक के सर्वर पे फेसबुक का प्रोग्राम रखा हुआ है, हाँ या ना? जी, फेसबुक के सर्वर पे फेसबुक का प्रोग्राम रखा हुआ है। सर्वर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और रिस्पॉन्स के तौर पे आपके सामने जो ओपन होता है वो इस प्रोग्राम का आउटपुट माना जा सकता है। क्या वो इस प्रोग्राम का आउटपुट माना जा सकता है? जी, 100% वो इस प्रोग्राम का आउटपुट माना जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, क्या फेसबुक की वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे चल रही है? क्या आपके कंप्यूटर के अंदर फेसबुक का कोड होस्टेड है? जी नहीं, आपके कंप्यूटर पे तो सिर्फ फेसबुक के प्रोग्राम का रिजल्ट दिख रहा है। फेसबुक का प्रोग्राम जहां होस्टेड है उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? उस कंप्यूटर को आप बोलेंगे सर्वर, और जहां आप बैठे हुए हैं उस कंप्यूटर को अपन बोलेंगे क्लाइंट। राइट, क्लाइंट पे क्या चल रहा है?
क्लाइंट पे चल रहा होता है ब्राउजर और सर्वर पे चल रही होती है वेब एप्लीकेशन। सर्वर पे ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, सारा रिजल्ट डिस्प्ले करा जाता है वाया ब्राउजर टू द क्लाइंट। तो इसका मतलब ब्राउजर और क्लाइंट एक ही चीज मान सकते हैं? जी हाँ, ब्राउजर और क्लाइंट एक ही चीज मान सकते हैं। और क्लाइंट का मतलब हमेशा कोई कंप्यूटर होगा क्या? तो जवाब है नहीं। क्लाइंट कंप्यूटर की जगह मोबाइल भी हो सकता है। क्या हम मोबाइल में भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं? यस, मोबाइल की जगह टैबलेट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मोबाइल और टैबलेट की जगह लैपटॉप भी हो सकता है। हो सकता है। ये कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसपे क्या अवेलेबल हो? फटाफट जवाब दीजिए। जिसपे अवेलेबल हो एक ब्राउजर। अगर आपके मोबाइल पे एक ब्राउजर है, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपका मोबाइल वेब डेवलपमेंट के टर्म्स में क्या है? आपका मोबाइल वेब डेवलपमेंट के टर्म्स में क्लाइंट है। और जहां पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो अपने आप में क्या है? जहां पर ये प्रोग्राम अपनी जगह पर एग्जीक्यूट हो रहा है वो अपने आप में कहलाएगा सर्वर। राइट? तो फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाकर सर्वर पे डाला होगा। यस, फेसबुक एप्लीकेशन को फेसबुक के डेवलपर्स ने सर्वर पे डाला होगा। ये रन सर्वर पे होती है और आउटपुट प्रेजेंट करा जाता है क्लाइंट पे। क्लाइंट क्या फायर करता है? टेक्निकल वर्ड्स में बोलो। क्लाइंट हमेशा फायर करता है रिक्वेस्ट, और क्लाइंट को वापस क्या मिलता है? क्लाइंट को हमेशा सर्वर की तरफ से वापस मिलता है रेस्पॉन्स। और ये रेस्पॉन्स अगर आप समझ रहे हो तो मात्र 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है HTML, दूसरा होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि HTML क्या है, क्या करती है, क्यों एक वेबसाइट बनाने के लिए HTML सीखना जरूरी है, क्यों CSS सीखना जरूरी है और क्यों जरूरी है जावास्क्रिप्ट सीखना। तो सभी लोगों को सबसे पहले बताएं, सर्वर और क्लाइंट समझ में आए? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, सभी लोगों को सर्वर और क्लाइंट क्लियर हुए? सर्वर वो कंप्यूटर्स हैं जहां कोई प्रोग्राम रखा जाता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर्स हैं जहां इस प्रोग्राम का क्या डिलीवर होता है? जहां इस प्रोग्राम का डिलीवर होता है आउटपुट। राइट? सर्वर वो है जो कुछ देता है। जी हाँ, सर्वर वो है जो कुछ देता है। क्लाइंट वो है जो सर्वर से कुछ मांगता है। राइट? सो whoever is asking for something, he is a client, and whoever is supplying some kind of output, that is basically a server. और सर्वर्स कहां पर होते हैं? सर्वर्स इंटरनेट का पार्ट होते हैं, जैसे आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट नेटवर्क है उसी को बोलते हैं अपन वर्ल्ड वाइड वेब। यस, जो इंटरनेट नेटवर्क है, इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसी को आप बोलते हैं www। तो सर्वर्स वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट होते हैं जिसपे आप अपना प्रोग्राम रख सकते हैं। क्लाइंट सर्वर को भेजेगा रिक्वेस्ट, सर्वर वाया इंटरनेट क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। यहां तक की कहानी क्लियर हुई सबको? सर्वर और क्लाइंट वर्ड समझ में आया सबको? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। शाबाश, वेरी गुड। अब बात आती है, ये वेबसाइट क्या होती है? सर, हाउ इंटरनेट इज हेल्प टू एक्सेस एनी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। बिल्कुल सतीश, वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप अपना पहला पेज बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जो पेज बनाकर सर्वर पे डालते हैं, कैसे नेटवर्क से होती हुई रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आती है और कैसे उस रिक्वेस्ट का सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, चलें आगे फिलहाल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे। इस पूरी कहानी में वेबसाइट क्या होती है? तो बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, वेबसाइट वो वेब पेजेस होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हर यूजर के लिए हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है यूजर के लिए? सारी इंफॉर्मेशन, हर यूजर के लिए इंफॉर्मेशन सेम रहती है। जैसे आप मुझे बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा आराम से। अगर मैं और आप अपने अपने घर पे बैठकर MP टूरिज्म की वेबसाइट ओपन करें, तो क्या हम दोनों के लिए MP टूरिज्म की जो वेबसाइट है उसका पेज बिल्कुल सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। आपको भी उस पेज पे वही चीजें दिखेगी ना जो मुझे दिख रही हैं। दूसरा, मैं और आप अपने घर पे बैठकर जीमेल का लॉगिन पेज अगर खोलें, तो क्या जीमेल का लॉगिन पेज हम दोनों के लिए बिल्कुल सेम आएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, लॉगिन पेज तो सेम आएगा, है ना। हम दोनों को उसके अंदर लिखा हुआ दिखेगा यूजर आईडी, पासवर्ड, और नीचे एक बटन दिखेगा। तो इस तरीके के जो पेजेस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पेजेस। ठीक है, ये स्टैटिक का मतलब याद रखिएगा, बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग वाला स्टैटिक नहीं है। यहाँ स्टैटिक का मतलब इंग्लिश वाला स्टैटिक है। समझ रहे हैं ना? आप में से बहुत सारे लोग C++, इवन जावा भी पढ़ चुके होंगे, वहां स्टैटिक पढ़ा है आपने?
उस स्टैटिक को कनेक्ट मत कर दीजिएगा इसके साथ, राइट। यहाँ स्टैटिक शब्द का मतलब इंग्लिश वाला स्टैटिक है, और आप मानते हैं इंग्लिश में स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो। इंग्लिश में स्टैटिक का यही मतलब होता है ना, जो चेंज ना हो, जो सबके लिए सेम रहे। तो ऐसे वेब पेजेस का कलेक्शन जो सारे कस्टमर्स के लिए, सारे विजिटर्स के लिए सेम रहे, वो अपने आप में कहलाती है एक वेबसाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने बारे में दुनिया को कुछ बताना चाहता हूं, मेरा नाम सचिन है, मैं ये टेक्नोलॉजीज पे डील करता हूं, मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं, तो एक वेबसाइट होगी। मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे लोगों को दिखाऊं, तो ये एक वेबसाइट होगी। वेरी गुड। आपने पोर्टफोलियो नाम सुना है? पोर्टफोलियो, जिसमें लोग अपना नाम, आजकल रेज्यूमे की जगह पोर्टफोलियो बनने लगे, मानते हैं आप? कंपनीज को इंप्रेस करने के लिए लोग रेज्यूमेस नहीं बनाते हैं, आजकल अपना पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं, और फिर कंपनीज उस पोर्टफोलियो को विजिट करके आपकी सारी डिटेल्स देख लेती है, राइट। तो जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन के तौर पे, वो हमेशा आप एक वेबसाइट के थ्रू जनरेट करेंगे। वेबसाइट जनरली लोगों को आपके बारे में, या मे बी आपके बिजनेस के बारे में, मे बी आपके शौक, आपकी चॉइसेस के बारे में इंफॉर्म करने का काम करती है। और जनरली वेबसाइट वन वे इंफॉर्मेशन यूजर को देती है। वन वे समझते हैं? वन वे मतलब यूजर अपनी तरफ से लॉग इन नहीं कर सकता, यूजर अपनी तरफ से कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकता, उसे जो दिख रहा है बस उतना ही डेटा उसे स्क्रीन पे नजर आएगा। इस तरह की वेबसाइट, बिल्कुल इस तरीके के पेजेस जहां से आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा C++ के जो डेवलपर हैं उनका नाम क्या है? C++ के जो डेवलपर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर स्ट्रोस्ट्रा, ब्यान स्ट्रोस्ट्रा, राइट। तो यहां आप उनका नाम डालिए, ब्यान स्ट्रोस्ट्रा। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, क्या ये एक वेब एप्लीकेशन है जो आप देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है। क्या इसमें कहीं कोई लॉगिन वॉगिन दिख रहा है आपको? अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, कुछ आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मात्र कुछ स्टैटिक पेजेस का कलेक्शन है। आपके पास भी इस समय अगर ब्राउजर अवेलेबल है और आप ब्राउजर ओपन करें, तो आपको भी ये पेज ऐसा ही दिखेगा? जल्दी बताओ आपको, आप दुनिया में किसी भी कोने में हो इस समय, अगर आप अपने ब्राउजर पे खोले तो आपको ये पेज ऐसा ही नजर आएगा। आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सेम आउटपुट्स मिलेंगे जैसे आउटपुट मुझे मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप कहीं पे भी क्लिक करिए, आपको आउटपुट एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। चाहे आप यहाँ इंटरव्यूज पे क्लिक करें तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे TC++ पे क्लिक करें, उससे रिलेटेड कुछ बुक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब नोटिस करिए, ये प्योर अपने आप में एक वेबसाइट है। नहीं बेटा, गूगल वेबसाइट नहीं है, google.com वेब एप्लीकेशन है। आ रही है बात समझ? हाँ, इसमें तो CSS भी नहीं लगी हुई है, मात्र सिंपल HTML से इसको बनाया गया है। समझ आ रही है मेरी बात? राइट। ये अपने आप में एक वेबसाइट हो गई। तो जनरली वेबसाइट्स किसकी बनती हैं? जनरली, हाँ, विकिपीडिया भी एक तरह से वेबसाइट है, लेकिन फुल्ली स्टैटिक नहीं है। विकिपीडिया में आप एडिट कर सकते हैं। विकिपीडिया आपको ये मौका देता है, कोई डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही है या आपको लग रहा है वो डेफिनेशन गलत है, तो आप उसमें एडिट कर दें। है ये फैसिलिटी विकिपीडिया में एडिटिंग की। तो वो सिंपल वेबसाइट नहीं है, वो वेबसाइट से थोड़ा सा एडवांस्ड है। लेकिन इन जनरल जहां लॉग इन नहीं है, जहां पर आप चीजों को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, वो सब अपने आप में वेबसाइट है। क्या ये बात सभी लोग को समझ आई? आया समझ? वेरी गुड। अब आप नोटिस करिए, मैं ओपन करता हूं amazon.in। नाउ प्लीज टेल मी, क्या Amazon मुझे लॉग इन करने देगा? क्या मैं Amazon में लॉग इन कर सकता हूं? यस, 100% आप Amazon में लॉग इन कर सकते हैं। और अगर मैं Amazon में लॉग इन कर सकता हूं, मैं अपने तरह से या सर्चिंग करके कार्ट में चीजों को ऐड करना है वो सब कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है वॉइस? शाबाश। तो अब मुझे बताइए, ये जो आपके सामने है, क्या Amazon का होम पेज आपको भी ऐसा ही दिखेगा लॉगिन के बाद? नहीं, आप देखिएगा आपके यहां कुछ और चीजें आ रही होंगी, मेरे यहां कुछ और चीजें आ रही हैं। मैं अगर क्लिक करूंगा अपनी विश लिस्ट पे, तो मेरे यहां मेरी विश लिस्ट दिखेगी, मेरे यहां मेरे ऑर्डर्स दिखेंगे। नोटिस करिए, फटाफट जवाब दीजिए। देखेंगे? तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है,
ये वेबसाइट नहीं है, ये क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट वेब एप्लीकेशन है। और हम इस कोर्स में इसी तरह की एप्स बनाना सीखेंगे। दैट इज अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन, जिसमें चीजों को आप डायनेमिकली यूजर के सामने शो कर पाए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये फर्क होता है एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, अब मैं आपके सामने इनका पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस रख रहा हूं। सबसे पहला डिफरेंस, वेबसाइट जनरली स्टैटिक इंफॉर्मेशन दिखाती है, और जितने भी लोग इस वेबसाइट को ओपन करें सबको डेटा बिल्कुल सेम दिखता है। आ रहा है पॉइंट समझ? सबको डेटा फिर सेम नजर आता है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो इंफॉर्मेशन डायनेमिक हो जाती है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जीमेल में लॉगिन करने के बाद आपको और मुझे सेम इनबॉक्स दिखेगा? जीमेल में लॉगिन करने के बाद आपको और मुझे सेम इनबॉक्स दिखेगा? नहीं, आपको आपके इनबॉक्स की मेल्स दिखेंगी, मुझे मेरे इनबॉक्स की मेल दिखेंगी। तो आप मानते हैं ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो गई बेस्ड अपॉन द इनपुट, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट्स वन वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, जबकि वेब एप्लीकेशंस कहती हैं उनका कम्युनिकेशन वन वे नहीं होगा। वेब एप्लीकेशंस का कम्युनिकेशन टू वे इंटरैक्शन होता है। वेब एप्लीकेशंस आपसे कुछ इनपुट लेंगी, प्रोसेस करेंगी, आउटपुट जनरेट करेंगी, ये काम करेगी एक वेब एप्लीकेशन। थर्ड सबसे जरूरी पॉइंट, नहीं, आरजीपीवी की साइट वेबसाइट नहीं है। आपके जबान पे बात चढ़ी हुई है कि आप उसे वेबसाइट बोलते हैं, लेकिन आरजीपीवी एक वेब एप्लीकेशन है। आप बताइए, जब आप आरजीपीवी ओपन करते हैं तो वहां लॉगिन का ऑप्शन है? बताओ, कर सकते हो आप उसमें लॉगिन? लॉगिन करने के बाद आप अपने एकेडमिक से रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हो, कर सकते हो। वहां उनको कुछ रिक्वेस्ट दे सकते हो किसी चीज की। फॉर एग्जांपल आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, रिक्वेस्ट डाल सकते हो डुप्लीकेट मार्कशीट की, वहां पर डाल सकते हो। फी की डिटेल्स निकलवा सकते हो, आप अपने से रिलेटेड जानकारियां एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर वो वेबसाइट कैसे हुई? वो वेबसाइट नहीं हुई ना, वो क्या हुई अपने आप में? वो अपने आप में हुई वेब एप्लीकेशन। और वो किस पे डिजाइन की गई है? वो डिजाइन की गई है यूजिंग ASP.NET। आरजीपीवी जिस टेक्नोलॉजी को यूज करती है उसका नाम है ASP.NET, राइट। लेकिन याद रखिएगा, एक वेब एप्लीकेशन को भी क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जरूरत है? यस, एक वेब एप्लीकेशन को भी फ्रंट एंड पे इन तीन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। वेबसाइट को सिर्फ ये तीन चाहिए, लेकिन वेब एप्लीकेशन को ये तीन चाहिए फ्रंट एंड वाले पार्ट के लिए, और कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए बैक एंड वाले पार्ट के लिए। जी हाँ, अगर आप बैक एंड वाला पार्ट हैंडल करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलपर हैं। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब वापस अपन अपने पिछले वाले एग्जांपल पे अगर चलें, जरा सा पिछला एग्जांपल वापस देखिए, तो आप नोटिस करिए ये जो सर्वर पे आपका कोड रहेगा, जिसे मैं बोल रहा था यहां रहेगी आपकी वेब ऐप। ये वेब ऐप नोटिस करिएगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन की जाएगी। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लगेगी। क्यों लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपके कोड को क्या बनाएगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपके कोड को बनाएगी डायनेमिक। आ रहा है समझ? आपका कोड डायनेमिक किसी लैंग्वेज के सपोर्ट के कारण ही होगा, क्योंकि उसे डायनेमिक होने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? आपके कोड को डायनेमिक होने के लिए इससे बात करनी पड़ेगी। ये जो नीचे वर्ड आ रहा है ये जानते हैं? डेटाबेस सुना है सबने? तो आप जब किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। आप जब किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट सेव करती है। क्या लगता है आपको, वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन अपनी रैम में सेव करती होगी? नहीं, वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन जहां सेव करती है दैट इज बेसिकली देयर डेटाबेस। उनके डेटाबेस पे जाकर ये डेटा सेव होता है। उम्मीद करता हूं आपने ओरेकल, MySQL, इनके नाम तो कम से कम सुने होंगे, पढ़ा भले ही ना हो आपने, बट हैव यू हर्ड अबाउट देम? ओरेकल, MySQL, SQLite, आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है MongoDB। सुने आपने सारे नाम? ये सब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये सब कलेक्टिवली क्या है? ये सब कलेक्टिवली हैं डेटाबेसेस, राइट। आ रहा है समझ? ये सारे कलेक्टिवली अपने आप में कहलाएंगे डेटाबेसेस। वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है क्या? नहीं? तो जिनको ब्रेक लग रही है आप लोग प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें और लॉग आउट करके प्लीज वापस लॉग इन करिए। ओके, सो आई होप इतने सारे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है। अब मैं आपको वेब एप्लीकेशन का कंप्लीट आर्किटेक्चर दिखा रहा हूं।
ये कंप्लीट आर्किटेक्चर है एक वेब एप्लीकेशन का। इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये कौन है, ये कौन है, ये जो एकदम लेफ्ट पे आपको दिख रहा है, ये आपका कस्टमर है, राइट। जैसे आप बोलेंगे यूजर, जैसे कि मैं और आप हैं फेसबुक के लिए, क्या बोलते हैं, यस। जैसे मैं और आप हैं फेसबुक के लिए, जैसे मैं और आप हैं अमेजोन के लिए, जैसे मैं और आप हैं फ्लिपकार्ट के लिए, हम लोग यूजर हैं। जी हाँ, हम लोग यूजर हैं। यूजर के पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल होगा। हाँ, यूजर के पास एक डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो वो इंटरनेट से कनेक्ट करे, और उस डिवाइस पे मौजूद होना चाहिए सिर्फ एक कंपलसरी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ब्राउजर। ठीक है, ये ब्राउजर कोई भी ब्राउजर चलेगा, हाँ कोई भी चलेगा, क्रोम, मोजिला, कुछ भी चलेगा, एज, कोई भी ब्राउजर ये यूज करे। अब यूजर ब्राउजर ओपन करके रिक्वेस्ट फायर करेगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ये पूरा सर्वर है, जल्दी जल्दी बोलिए, ये पूरा पार्ट सर्वर का है। यस, ये पूरा पार्ट सर्वर का है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी। जब सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो यहाँ आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है, वेब एप्लीकेशन। बिल्कुल, यहाँ आपकी वेब एप्लीकेशन रखी हुई है। ये वेब एप्लीकेशन दो चीजें यूज करेगी, इसमें फ्रंट एंड भी यूज होगा और इसमें यूज बैक एंड भी होगा, राइट। बैक एंड वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज करेगी जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, पीएचपी, इनमें से किसी लैंग्वेज को। क्या बस इतनी लैंग्वेज है, क्या बस इतनी ही लैंग्वेज है? तो जवाब है नहीं। यहाँ C# भी आ सकती है, यहाँ गो नाम की लैंग्वेज भी आ सकती है। सुना है आपने गूगल की गो? गूगल की लैंग्वेज का नाम है गो, नहीं सुना होगा शायद। बहुत लेटेस्ट लैंग्वेज है, 2009 के आसपास की लैंग्वेज है। आप किसी का वीडियो ऑन है? प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए अपना, नहीं तो स्ट्रीमिंग स्लो हो जाएगी। वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। यस, गो लैंग, बिल्कुल सही हरीश। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप अपना वेब एप्लीकेशन का कोड लिख सकते हैं। आपका वेब एप्लीकेशन का कोड डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकता है, डेटाबेस से इंटरैक्ट करके वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो 3 टेक्नोलॉजी से मिलकर बनेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये 3 टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। तो अब आप मुझे बताइए, अभी जो आपको अमेजोन पे आउटपुट दिखा था, अमेजोन पे अभी अभी जो आपको आउटपुट दिखा था, वो आउटपुट किसी वेब एप्लीकेशन से आ रहा है। यस, वो आउटपुट किसी वेब एप्लीकेशन से आ रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, इसमें 3 ही टेक्नोलॉजीज लगी हैं। इस आउटपुट को जनरेट करने में जो आपको दिखाया जा रहा है, वो 3 टेक्नोलॉजीज की मदद से आउटपुट दिखाया जा रहा है। कौन कौन सी 3 टेक्नोलॉजीज? वन इज HTML, other one is CSS and third one is JavaScript। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड। इसका मतलब हर वेब एप्लीकेशन में अगर आप टेक्निकली सोचें तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है और एक बैक एंड वाला पार्ट होता है। ये बात रियलाइज कर पा रहे हैं आप? हर वेब एप्लीकेशन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। वेरी गुड। फ्रंट एंड वाला पार्ट वो होता है जो एंड यूजर को नजर आए। जैसे नोटिस करिए, ये हमारे YouTube चैनल का स्क्रीनशॉट है। ये SCA लाइव नाम का हमारा जो YouTube चैनल है उसका स्क्रीनशॉट है। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये पूरा फ्रंट एंड है। यस, ये पूरा फ्रंट एंड है। इसमें जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये जो नीचे आप टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सब फ्रंट एंड के थ्रू जनरेट करा जा रहा है। और ये डेटा भेज कौन रहा है? ये डेटा भेजने का काम आपका ब्राउजर नहीं कर रहा है, ये डेटा भेजने का काम कर रहा है YouTube का सर्वर। YouTube का सर्वर ये डेटा भेज रहा है और आपके ब्राउजर पे इस डेटा को करा जा रहा है डिस्प्ले। बिल्कुल, फ्रंट एंड का आप बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब बोल सकते हैं, फ्रंट एंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिबल है UI के लिए। कैन यू टाइप द फुल फॉर्म ऑफ UI? कैन यू टाइप द फुल फॉर्म ऑफ UI? यस, UI का फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस। और UX का फुल फॉर्म क्या होता है? UX का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सपीरियंस। UX stands for user experience, UI stands for user interface। यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूजर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उस चीज के हिसाब से UI डिजाइन करना। और UI मतलब जो सिंपल आप GUI जनरेट करते हो, दैट इज UI। तो ये UI है। यस, ये YouTube का हमारे वेब पेज का UI है जो आप देख सकते हैं। अब इसमें आप सोच कर देखिए, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, राइट, नोटिस करिएगा, ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये जो आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, ये सब फ्रंट एंड है।
यस, ये सब अपने आप में फ्रंट एंड है, ये पूरा फ्रंट एंड वाला पार्ट है, राइट। अब इसमें कौन सी चीज क्या करती है फ्रंट एंड में, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं 3 टेक्नोलॉजीज होती है। वैसे तो फ्रंट एंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर मैं गिनने बैठूं तो कम से कम 10 टेक्नोलॉजीज के नाम मैं आपको गिना दूं, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो जो 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो मेनली हैं, उन 5 टेक्नोलॉजीज के नाम पहले लेते हैं। उन 5 में से 3 प्राइमरी टेक्नोलॉजीज हैं, 2 सेकेंडरी टेक्नोलॉजीज हैं। कौन कौन सी 5 टेक्नोलॉजीज हैं किसी भी फ्रंट एंड के लिए? ये 5 टेक्नोलॉजी में पहला है HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये मिनिमम है, इतना सीखकर आप क्या बना पाएंगे, इतना सीखकर आप बना पाएंगे एक वेबसाइट। लेकिन अगर आपको लगता है आपको वेबसाइट से आगे जाकर वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको फ्रंट एंड में भी 2 एक्स्ट्रा चीजें सीखनी पड़ेंगी। और वो एक्स्ट्रा चीजें क्या होंगी? वो 2 एक्स्ट्रा चीजें होंगी jQuery एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज Ajax। ये सारी चीजें क्लब कर दीजिए रिएक्ट के साथ, इनके साथ रिएक्ट और ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का टेक्नोलॉजी स्टैक। पॉइंट क्लियर हुआ? और हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। CSS भी पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी है, HTML भी पढ़ना है, Ajax भी पढ़ना है, jQuery भी पढ़ना है। ठीक है, jQuery और Ajax क्या मैं बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ jQuery और Ajax क्या है। ठीक है, पहले मैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट आपको समझा दूं। ठीक है, अब इन 5 में से सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? इन 5 में से सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी आपको HTML। ओके, तो HTML से शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ, HTML से ही शुरू करना पड़ेगा, किसी और से शुरू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, HTML से ही शुरू करना पड़ेगा। HTML से क्या डिसाइड होता है? HTML से आपके पेज का कंटेंट या स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जो आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं? स्ट्रक्चर का मतलब जैसे नोटिस करिए इस वेब पेज को, ये नोटिस करिए, इसमें ऊपर आपको दिख रहा है मेन्यू बार, दिख रहा है मेन्यू बार, ऊपर आपको ये सर्च बार दिख रहा है, ये सर्च बार, ये मेन्यू बार, ये सब HTML है। ये दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के बॉक्सेस, आर यू एबल टू सी दीज बॉक्सेस? ये जो व्हाइट कलर का पैच आ रहा है, दे ऑल आर कॉल्ड एज डिव्स। क्या है ये सारे बॉक्सेस? दे ऑल आर कॉल्ड एज डिव। जैसे आप राइट क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करिए तो यहाँ आपको डिव लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है डिव, ये डिव वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, दे ऑल आर डिव्स। तो ये सब क्या है? ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट में लगा हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में HTML है, राइट। तो HTML से डिसाइड होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। ओके, फिर CSS क्या डिसाइड करती है? CSS डिसाइड करती है आपके वेब पेज का प्रेजेंटेशन, यानी आपका वेब पेज यूजर के सामने कैसा दिखेगा, किस कलर में आएगा, फॉन्ट क्या होगा, इमेज क्या होगी, कौन सी चीज पेज में कहां दिखेगी, दैट इज बेसिकली CSS। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस समय मुझे बताइए, ये जो Amazon की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, या Amazon की जो वेब एप्लीकेशन आपके सामने खुली हुई है, इसमें हेलो सचिन दिख रहा है आपको कहीं लिखा हुआ? क्या इसमें हेलो सचिन लिखा हुआ दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, जरूर दिख रहा होगा, नजर आ रहा है हेलो सचिन, राइट। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा हेलो सचिन। मैं चाहता हूं ये जो हेलो सचिन है, ये हेलो सचिन यहां की बजाय यहां आ जाए। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या चेंज करना पड़ेगा अगर हेलो सचिन को यहां से यहां लाना है? तो आप मुझे बोलेंगे सर मुझे अपनी वेबसाइट में बदलनी पड़ेगी CSS, पोजीशन बदलना पड़ेगा मुझे इस टेक्स्ट का, राइट। हेलो सचिन तो हेलो सचिन ही रहेगा, लेकिन जगह बदलनी है, तो ये काम करने के लिए आप यूज करोगे CSS। ऐसे में बोलूंगा ये लो हेलो सचिन है व्हाइट कलर में है, मैं चाहता हूं ये व्हाइट की जगह ग्रीन हो जाए, पॉसिबल है कि ये हेलो सचिन ग्रीन में आ जाए? पॉसिबल है, ये भी हैंडल करेगी CSS। तो वेबसाइट का कलर, वेबसाइट का लुक एंड फील, वेबसाइट के अंदर कौन सी चीज कहां दिखेगी, ये सब कौन हैंडल करता है? ये सब हैंडल करने का काम करती है CSS। अब आइए सबसे जरूरी पार्ट पे, ये बताइए जो सर्च बॉक्स है इसमें टाइप करने से कुछ होगा? कुछ होगा? क्या होगा बताओ? अगर मैं यहां टाइप करता हूं HTML तो कुछ होगा? अगर मैं यहां टाइप करता हूं C प्रोग्रामिंग तो कुछ होगा? यस, सजेशंस आएंगे। और आपको क्या लगता है ये सजेशन आपका ब्राउजर दे रहा है? आपको क्या लगता है ये सजेशन आपका ब्राउजर दे रहा है? नहीं, ये सजेशंस भेजे जा रहे हैं सर्वर से। और सर्वर से सजेशंस कौन लेकर आ रहा है? सर्वर से सजेशंस अकेली जावास्क्रिप्ट नहीं ला रही है। अभी आपने मेरे से क्या पूछा था? अभी आपने मेरे से क्या पूछा था? आपने मेरे से पूछा था सर एजेक्स क्या है? यहां लगा हुआ है एजेक्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एजेक्स का इफेक्ट है। जावास्क्रिप्ट तो लगी है, साथ में लगा हुआ है एजेक्स। यानी जब आप कुछ टाइप करते हैं, कोई बटन स्ट्राइक नहीं करते हैं, टाइप करते करते आपको सजेशंस मिलते हैं।
टाइप करते करते आपको सजेशंस मिलते हैं, ये सब अपने आप में एजेक्स का काम है। लेकिन आप अभी इस पे दिमाग ज्यादा मत लगाना, एजेक्स पढ़ने में समझ में तब आएगा जब अपन लोग जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी आप बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हो, बस इतना समझ लीजिए, एजेक्स जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट है। एजेक्स जावास्क्रिप्ट का नहीं, फ्रंट एंड पे रहता है और बैक एंड से कम्युनिकेट करता है। अभिषेक एजेक्स फ्रंट एंड पे काम करता है और कम्युनिकेट बैक एंड से करता है। आ रही है बात समझ? वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका एजेक्स वाला पार्ट है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, जावास्क्रिप्ट से मेरी वेबसाइट में बिहेवियर या इंटरैक्टिविटी आती है? बताओ सिंपल वर्ड्स में, क्या मैं कह सकता हूं जावास्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने का काम करती है? बिना जावास्क्रिप्ट के मेरी वेबसाइट एक तरह से स्टैटिक वेबसाइट हो जाएगी कि नहीं? यस, बिल्कुल। अब मैंने जो आपको इतनी सारी बातें बोली, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट के काम को इजी कर देती है। आप लोगों ने सी पढ़ी है? जल्दी बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जेक्वेरी क्या है। सी पढ़ी है? सी में आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े। अब आप मुझे बताओ, सी में एक फंक्शन है strlen, सभी लोगों ने नाम सुना है strlen? या चलो strlen भी डिफिकल्ट है, मैं तो और सिंपल बोल रहा हूं। आपने सी में पाव सुना है? पाव सुना है? क्या करता है ये पाव? तो आप बोलोगे सर ये पावर कैलकुलेट करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या पावर कैलकुलेट करने के लिए पाव यूज करना जरूरी है? बिना पाव के पावर निकल जाएगी? तो आप बोलोगे हाँ सर निकल जाएगी, लेकिन आपको लूप लगाना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। यस और नो? लगाना पड़ेगा अपना लॉजिक पावर निकालने के लिए। अब आप सोचिए, वो लॉजिक की जगह पाव यूज करना आसान होगा? आसान होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो पाव है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है ना? ऐसे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस को कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी में डाल दिया गया है, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या रख दिया गया है? उस लाइब्रेरी का नाम रख दिया गया है jQuery। तो एक लाइन याद रखो, jQuery इज व्हाट? jQuery इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ व्हाट? लाइब्रेरी ऑफ HTML? लाइब्रेरी ऑफ CSS? नो, लाइब्रेरी ऑफ JS। तो इससे पहले कि हम jQuery पढ़ें, JS पढ़नी पड़ेगी। हाँ, बिना JS की नॉलेज के हम jQuery यूज करना कैसे सीखेंगे? आ रही है मेरी बात समझ? राइट, सो दिस इज व्हाट jQuery इज ऑल अबाउट। ऐसे ही रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और आप ये दोनों लाइब्रेरीज इस कोर्स में पढ़ेंगे। jQuery का काम अलग है, रिएक्ट का काम अलग है, बट है दोनों की दोनों जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज। मतलब कहने से रिएक्ट और jQuery जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 है। बताओ, कहने से दैट? यस, बिल्कुल, jQuery या रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, इसमें दोनों आएंगे, चिंता मत करिए, डोंट वरी। ओके, jQuery भी पढ़ेंगे आप, रिएक्ट भी पढ़ेंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, ये समझ आ रहा है सबको कोर्स का? क्या अगले दिन से रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम? नहीं, सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी HTML। HTML बेसिक है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। फिर HTML के बाद क्या पढ़ेंगे? HTML के बाद पढ़नी पड़ेगी CSS। फिर आप मुझे बोलोगे सर साइट सुंदर तो दिख रही है, लेकिन सर साइट में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, क्या HTML की मदद से हम यूजर से 2 इनपुट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन HTML को ये नहीं पता कि इन इनपुट्स पे प्रोसेसिंग कैसे की जाए। अगर मैं चाहता हूं इन इनपुट्स को ऐड करूं मैं, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो फिर मुझे लगानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, मुझे कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो क्या HTML और CSS से कैलकुलेटर का डिजाइन तैयार हो जाएगा? बटन आ जाए, बटन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ जाएं, सुंदर सा कैलकुलेटर दिखने लगे, यस, लेकिन वो बटन फंक्शनल कब होंगे? उनमें इंटरएक्टिविटी कब आएगी? जब आप उनमें ऐड करोगे जावास्क्रिप्ट। जब आप उसमें ऐड करोगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेशन को क्या बनाती है? जावास्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बनाने का काम करती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मैंने जो इतना कुछ बोला उसे आप एक डायग्राम से समझिए। रिएक्ट लाइब्रेरी है बेटा, रिएक्ट लाइब्रेरी है। कभी बोलकर मत आना कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है। ओके, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, रिएक्ट लाइब्रेरी है, राइट? रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। आपका पहला इंप्रेशन बहुत खराब पड़ेगा अगर आप किसी को बोलोगे कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है। रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। और अभी चिंता मत करिए कि सर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है, बताऊंगा मैं आपको, अभी बहुत जल्दी है फर्क जानना। लेकिन इतना सुन लीजिए, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी है। आ रही है बात समझ? अमित, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ना, एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, जबकि रिएक्ट लाइब्रेरी है। क्लियर?
ठीक है ना, जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे तब समझेंगे ना, अभी आज कैसे समझ जाएंगे अपन सारे फर्क। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आपको HTML, CSS और JS के बारे में बताया, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर है तो आप इस इमेज को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताइए ध्यान से, इस इमेज को देखकर समझ आ रहा है आपको? शुरुआत से देखिएगा इस इमेज को, इसमें कौन सी चीज क्या है, राइट? इसमें क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये है जावास्क्रिप्ट। आप शुरू से देखिए, ये HTML, ये CSS, और ये जो ब्रेक डांस करने लग गया ये जावास्क्रिप्ट। राइट, आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर शुरू से देखेंगे, ये अपने आप में HTML, ये अपने आप में CSS, और ये अपने आप में जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कर रही है इंटरैक्टिविटी, HTML ला रही है स्ट्रक्चर, CSS ला रही है डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट ला रही है इंटरैक्टिविटी। ये जो गर्दन घुमा रहा है, ये जो हाथ पांव चला रहा है, ये जावास्क्रिप्ट है। समझ आ रहा है? क्लियर? ओके, तो रोबोट के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ये कौन तय करेगा? रोबोट के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ये HTML तय करेगी। वो कंपोनेंट किस रंग में होंगे, किस साइज के होंगे, कौन कहां दिखेगा, वो क्या क्या होगा, वो CSS तय करेगी। और ये जो बटन है, इन पे क्लिक करने पर क्या होगा, ये तय करने का काम JS करेगी। पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। तो ये डायग्राम मेरी बात को बहुत इजीली कन्वे कर रहा होगा। गुड, वेरी गुड। तो ये थी बातें फ्रंट एंड की। अब बात करते हैं बैक एंड वाला पार्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड वाला पार्ट भी कवर करना होगा। बैक एंड डेवलपमेंट में क्या शामिल होता है? बैक एंड में वो कोड शामिल होता है जो आपको दिखता नहीं है, और वो कोड कहां काम कर रहा होता है? वो कोड बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है सर्वर पे। जो सर्वर पे कोड लिखा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, वो कोड लिखा जाता है यूजिंग बैकएंड। और एक बैकएंड का डेवलपर दो चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। क्या क्या दो चीजें? नंबर वन, बैकएंड डेवलपर को हैंडल करना पड़ता है डेटाबेस इंटरेक्शन, बैकएंड डेवलपर को हैंडल करना पड़ता है बिजनेस लॉजिक। याद रहेंगे दो नाम आपको, बैकएंड डेवलपर को हैंडल करना पड़ता है डेटाबेस इंटरेक्शन और बिजनेस लॉजिक। शायद आपको लग रहा होगा सर ये बिजनेस लॉजिक क्या है, तो आप मुझे बताइए, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, है ना? आप नहीं करते होंगे तो आपके पेरेंट्स तो करते ही होंगे। जब हम किसी भी बैंक की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए क्या शर्तें हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। आ रहा है समझ आपको? दीज रूल्स आर कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। दूसरा एग्जांपल, अपन अपने यूपीआई को बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कनेक्ट माई पेटीएम विद माई SBI बैंक? कैन आई कनेक्ट दैट? ऑफ कोर्स, जब आपका पेटीएम आता है तो वो आपके बैंक से कनेक्ट होता है। अब आप एक दिन में पेटीएम से कितने ट्रांजैक्शंस करेंगे, इसका रेस्ट्रिक्शन SBI की तरफ से लगाया गया है। SBI आपको एक दिन में 10 या 15 ट्रांजैक्शन करने की लिमिट देता है, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन एक दिन में आप नहीं कर पाते। अब आप मुझे बताइए, ये HTML है जो ये तय कर रही है कि आप 15 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ये CSS है जो ये तय कर रही है कि आप 15 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ये जावास्क्रिप्ट है जो ये तय कर रही है कि आप 15 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? नहीं, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किसी का रोल नहीं है। ये सारा काम हैंडल करने का काम बैकएंड डेवलपर कर रहा है, जिसने SBI का बैकएंड पे कोड लिखा है जो जावा में डिजाइन करा गया है। वो बंदा ये डिसाइड कर रहा है कि ये कितने ट्रांजैक्शन एक दिन में आपको अलाउड होंगे। समझे आप मेरी बात? पॉइंट क्लियर हुआ? ये बैकएंड डेवलपर का काम है। अब एक सिनेरियो इमेजिन करिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बैकएंड वाला बंदा क्या करता है। अब आप सोचिए, जब आप जीमेल में यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपके सामने आपका इनबॉक्स आता है, आता है? जब आप जीमेल में यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपके यूजर आईडी पासवर्ड डालने और आपके सामने इनबॉक्स के आने के दौरान क्या क्या हुआ होगा, वो सब कुछ अपने आप में बैकएंड से हैंडल होता है। पहला स्टेप, जो भी आप डेटा फिल करते हैं वो डेटा जीमेल के सर्वर पे जाता है। आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड जीमेल के सर्वर को दिया जाता होगा। वेरी गुड। जीमेल का सर्वर इस यूजर आईडी पासवर्ड को डेटाबेस से कनेक्ट करके रिट्रीव करता है, मैच करता है। बिल्कुल, डेटाबेस से रिट्रीव करके कनेक्ट करता है, मैच करता है। अब जब कोई भी मैचिंग होती है तो उसके दो रिजल्ट होते हैं, इतना तो मानते होंगे आप सब, या तो मैच होगा या तो मैच नहीं होगा, दो ही बातें होंगी ना। या तो यूजर आईडी और पासवर्ड मैच हो जाएगा और या वो मैच नहीं होगा। अगर मैच हो गया तो आपको आपका इनबॉक्स दिखता है। यस, अगर मैच हो गया तो लॉगिन एक्सेप्टेड और आपको इनबॉक्स दिखता है।
और अगर मैच नहीं हुआ तो लॉग इन फेल्ड आता है। यस, अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ एरर एरर आती है, यूजर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, ऐसा कुछ आता है, राइट। ये सारे मैसेजेस कहां से आ रहे हैं? ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं बैकएंड से, ये सर्वर भेज रहा है। लेकिन आपके स्क्रीन पे लॉग इन फेल्ड रेड कलर में आता है, आता है रेड कलर में। ये कौन कर रहा है कि लॉग इन फील्ड का कलर रेड हो? ये बैकएंड कर रहा है? नहीं, ये फ्रंट एंड कर रहा है। ये सीएसएस तय कर रही है कि इसका कलर रेड होना चाहिए क्योंकि ये फेल्ड का मैसेज है। और आप जनरली देखते हैं एक्सेप्टेड का मैसेज आपको ग्रीन में मिलता है। जब कुछ सक्सेस हो जाता है तो कुछ ग्रीन कलर में आता है, जब कुछ फेल हो जाता है तो कुछ रेड कलर में आता है। तो ये जो ग्रीन रेड करना ये फ्रंट एंड का काम है। लेकिन सक्सेस हुआ कि फेल हुआ ये सीएसएस को पता है? नहीं, ये पता है बैकएंड डेवलपर को, वो भेजता है मैसेज। तो बैकएंड हमें दिखता है कि हमें नहीं दिखता एज अ यूजर? नहीं दिखता, हमें सिर्फ बैकएंड का आउटपुट दिखता है। अगला डायग्राम देखिए और क्लियर हो जाएगा। समझ में आया फ्रंट एंड बैकएंड दोनों कैसे कैसे होते हैं? अपन कितने खुश होते हैं वेबसाइट का यूआई देखकर, है ना, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर यूआई है। लेकिन अगर बैकएंड वाले पार्ट को हैंडल करना पड़े तो नोटिस करिए बैकएंड वाला पार्ट है, कितनी मेहनत, कितनी टिपिकलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन फिर ऑप्शंस भी उतने ही हैं, फिर आपको उस हिसाब से सैलरी भी मिलती है, फिर आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी उस हिसाब से होते हैं। आप सोचिए अगर कोई सिर्फ ये वाला पार्ट हैंडल करे तो वो क्या कहलाएगा? अगर कोई सिर्फ ये वाला पार्ट हैंडल करना चाहे तो वो अपने आप में कहलाएगा फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ बैकएंड वाली चीजें पढ़नी है, तो वो कहलाएगा अपने आप में सिर्फ बैकएंड डेवलपर। और अगर किसी को ये दोनों पढ़ना है तो अगर किसी को ये दोनों पढ़ना है तो वो आज का सबसे हॉट जॉब प्रोस्पेक्ट है और वो कहलाएगा फुल स्टैक डेवलपर। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपने आप में फुल स्टैक डेवलपर। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज फुल स्टैक डेवलपर। यस आयुष, बहुत दिक्कत होगी अगर आप सिर्फ एक फील्ड में हैं तो। दोनों फील्ड में आपको जाना चाहिए, लेकिन दोनों में पैरेलली नहीं जा सकते हैं। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको फ्रंट एंड से। शुरुआत आपको फ्रंट एंड से ही करनी पड़ेगी। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो भी आपको शुरू करना पड़ेगा विद फ्रंट एंड। इज दिस क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? राइट। अब बैकएंड डेवलपर को क्या क्या सीखना पड़ेगा? क्या बैकएंड डेवलपर को सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, इससे काम हो जाएगा? नहीं, उसको बैकएंड की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। बैकएंड की लैंग्वेज में क्या क्या चॉइस है? बैकएंड की लैंग्वेज में आप पाइथन सीख सकते हैं, आप जावा सीख सकते हैं, जावा सीख कर आप एडवांस जावा कर लीजिए, पाइथन सीख कर आप जेंगो कर लीजिए या नोड जेएस कर लीजिए, PHP कर लीजिए। इतने सारे ऑप्शंस हैं बैकएंड के लिए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, बैकएंड के लिए इतने सारे ऑप्शन और फ्रंट एंड के लिए चीजें फिक्स हैं। यस, फ्रंट एंड के लिए चीजें फिक्स हैं। कोई चॉइस ही नहीं है कि आप इन 5 टेक्नोलॉजीज को हटाकर कुछ और पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं। HTML पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, चाहे आपको लगता हो मुझे PHP करनी है, आपको HTML पढ़ना पड़ेगा। CSS पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। ये बेयर मिनिमम है। समझ आ रहा है? ये वेब डेवलपमेंट का बिल्कुल वैसे है जैसे आपने सी पढ़ी हो। सी प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है ना, ऐसे ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। ठीक, इसके बाद फिर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। जब स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तब आप क्या पढ़ेंगे? तब आप पढ़ेंगे इन चीजों की एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज या इन चीजों के फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे jQuery और हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ में React.js। ये सारी चीजें पढ़कर आप अपने आप को एक फ्रंट एंड डेवलपर, आज के एरा का 2021 का फ्रंट एंड डेवलपर मान सकते हैं। आ रहा है पॉइंट क्लियर? समझ आ रहा है? फेसबुक देखो, एक बात अच्छे समझो, जितनी भी बड़ी वेब एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक हुई, Amazon हुई, इनमें कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं होती है। समझे आप? इनमें कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं होती है। पूनम, बूटस्ट्रैप हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। जब हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। ठीक है? तो इनमें कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं होती। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इनमें एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है, बाकी सेकेंडरी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन एक अकेली लैंग्वेज पे कोई भी वेब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं बनती है मॉडर्न एरा की। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए ये कहना कि फेसबुक में कौन सी लैंग्वेज लगी है, ये गलत सवाल है। फेसबुक एक लैंग्वेज पे बेस नहीं है, फेसबुक में मल्टीपल लैंग्वेजेस लगी हैं। समझ रहे हैं?
फेसबुक में कुछ काम जावा में भी होता है, फेसबुक में कुछ काम पीएचपी में भी होता है, कुछ काम के लिए वो लोग सीसी प्लस प्लस भी यूज करते हैं। लेकिन ये सब बैकएंड है कि फ्रंट एंड है? ये सब फेसबुक का बैकएंड है। फ्रंट एंड उनका किस में बना हुआ है? फ्रंट एंड इन्हीं में बना हुआ है। बिल्कुल आपको नोट पढ़ना पड़ेगा बेटा, अगर आप बैकएंड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको नोट पढ़ना पड़ेगा। एससीए लाइव का बैकएंड पीएचपी पे है, जो इस समय लेटेस्ट एससीए लाइव आपको दिख रही है sclive.in, वो पीएचपी पे बैकएंड है और फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट jQuery इन पे है। क्लियर? चलो आगे। राइट, तो ये है हमारा बैकएंड वाला पार्ट। बैकएंड वाले पार्ट के अलावा हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर हम बैकएंड की तरफ जाते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस, तो हमें सीखना पड़ेगा डेटाबेस वाला पार्ट। और अगर हम ये सब कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर हम अपने आप को क्या कह सकते हैं? अगर आपने कंप्लीट फ्रंट एंड और कंप्लीट बैकएंड पढ़ लिया, तब आप कहिए कि आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। आप दोनों ही तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने आप को एज अ फ्रंट एंड जॉब प्रोस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट एज अ बैक एंड डेवलपर भी दे सकते हैं। लेकिन ये वाले कोर्स में क्या क्या है? क्या ये वाले कोर्स में सब कुछ है जो स्लाइड में दिख रहा है? नहीं, ये वाले कोर्स में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट? ठीक है, लेकिन जितनी यहां दिख रही हैं उससे ज्यादा चीजें, यहां सिर्फ 3 चीजें दिख रही हैं। अपन लोग इन 3 से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इन सब के अलावा हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट JS भी, along with jQuery also। आ रहा है पॉइंट? क्लियर? समझ हो रहा है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो ये हुई कहानी अभी तक की। अब बात आती है रिएक्ट क्या है। इतनी बार मैं रिएक्ट रिएक्ट बोल रहा हूं, है क्या रिएक्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेटफ्लिक्स यूज करा है आपने? करा है नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स का जो यूआई है वो पूरा पूरा डिजाइन रिएक्ट पे है। सुना आपने गौर से? किस पे डिजाइन है नेटफ्लिक्स? पूरा पूरा यूआई उनका डिजाइन करा गया है रिएक्ट पे। राइट, इंस्टाग्राम यूज किए, पूरा पूरा यूआई डिजाइन करा गया है रिएक्ट पे। तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ओके, किसने बनाई ये लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी दुनिया की एक बेहद पॉपुलर कंपनी ने बनाई। आज के एरा में किसी को इस कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या हो गई ये कंपनी? अब फिलहाल नाम बदल गया है, अब हो गया है मेटा। लेकिन जब ये बनी थी रिएक्ट, तब ये कंपनी थी फेसबुक। और अभी भी हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में तो फेसबुक बोल ही सकते हैं ना। कम से कम वेबसाइट तो अभी भी फेसबुक के नाम से ही है। वेबसाइट का नाम और ऐप का नाम तो उन्होंने बदला नहीं है। राइट, तो रिएक्ट फेसबुक की टीम का प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए, अगर फेसबुक का प्रोडक्ट है तो आप मानते हैं रिएक्ट कॉन्स्टेंटली आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करेगी और मार्केट में सबसे जबरदस्त डिमांड होगी, क्योंकि उसको वो कंपनी सपोर्ट कर रही है जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बेहद बेहद टॉप पोजीशन पे है ना। कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, 2013 की टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आपके करियर की लेटेस्ट लैंग्वेज होगी। आपने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी सब 2000-1900 की लैंग्वेजेस होंगी। सही कह रहा हूं? C 1972, C++ 1978, जावा कब बनी? 1996, पाइथन कब बनी? 1991। लेकिन ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये कब बनी? ये कब बनी? ये बनी 2013 में। 2013 की ये लाइब्रेरी है और आप इसकी मदद से फ्रंट एंड इंटरफेसेस डेवलप कर सकते हैं वेब के लिए और मोबाइल के लिए। हालांकि मोबाइल करना है तो आपको रिएक्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। राइट, अगर आपको मोबाइल एप्स बनानी है तो रिएक्ट नेटिव में बनेंगी, और अगर आपको वेब ऐप बनानी है तो किस में बनेंगी? ये बनेंगी रिएक्ट जेएस में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में? रिएक्ट नेटिव नहीं, हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस। हाँ, अगर आपको लगता है सर मुझे एंड्रॉइड की तरफ जाना है, तो भी आपको पहले रिएक्ट जेएस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पढ़ पाएंगे रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव पढ़ के एंड्रॉइड प्रोग्राम्स बन जाएंगे, एंड्रॉइड एप्स बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी। रिएक्ट नेटिव से आपकी एंड्रॉइड ऐप बन जाएगी। इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम की ऐप आप यूज करते हैं वो रिएक्ट नेटिव पे ही डिजाइन की गई है। आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये बताइए एक बार फिर, रिएक्ट फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है? तो बहुत सिंपल है, मैं कई बार बता चुका हूं, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। और आपने अगर थोड़ी भी प्रोग्रामिंग करी है तो लाइब्रेरी की डेफिनेशन सबको पता है? हाँ, सबको पता है लाइब्रेरी की डेफिनेशन। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। कैन आई से दैट? Yes, library is a collection of predefined functions, methods, classes जो किसी पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। तो रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? रिएक्ट सॉल्व करती है यूआई डिजाइनिंग की प्रॉब्लम।
मतलब जो काम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से होगा वो काम को रिएक्ट सिंप्लीफाई कर देगी। ऑफ कोर्स उस काम को रिएक्ट कर देगी आपके लिए सिंप्लीफाई। क्या फायदा होगा अगर हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे? तो अगर आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो आप अपने कोड को ज्यादा बेटर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे रिएक्ट के कारण, आपका कोड रीयूजेबल हो जाएगा। और अकेली रिएक्ट लाइब्रेरी नहीं है, गौर से देखिएगा, रिएक्ट के आसपास और बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि जेक्वेरी भी लाइब्रेरी है। यस, जेक्वेरी भी लाइब्रेरी है। और इनमें क्या अंतर है वो पढ़ने पर ही समझ में आएगा आपको। हालांकि मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जेक्वेरी मेनली यूज होती है एनिमेशंस के लिए। वेबसाइट पे एनिमेशन दिखता है, स्लाइडर आते दिख रहे थे अभी आपको अमेजोन पे, हर एक सेकंड पे इमेज चेंज हो रही थी, दिख रहा था? दैट इज काइंड ऑफ टास्क जो आप जेक्वेरी में बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, और रिएक्ट कंप्लीट यूआई डिजाइनिंग के लिए है। इसके अलावा और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पॉपुलर ये दोनों है। अब रिएक्ट बनाई किसने? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रिएक्ट डेवलप करी फेसबुक ने। उस बंदे का नाम भी सुन लीजिए अपनी नॉलेज के लिए, जिन्होंने रिएक्ट डिजाइन की है। तो रिएक्ट के जो प्राइमरी डेवलपर है, जैसे सी किसने बनाई? सी बनाने का क्रेडिट जाता है डेनिस रिची को, राइट? ऐसे अगर कोई पूछेगा रिएक्ट किसने बनाई, तो फेसबुक तो कंपनी है, रिएक्ट के पीछे दिमाग किसका है? कौन है बंदा जिसने रिएक्ट लाइब्रेरी डेवलप की है? तो जिन्होंने रिएक्ट डेवलप की है, द नेम ऑफ दैट इंजीनियर इज मिस्टर जॉर्डन वॉल। इन्होंने रिएक्ट डिजाइन की है। एग्जैक्ट डेट क्या थी रिएक्ट की लॉन्चिंग की? एग्जैक्ट डेट रिएक्ट की लॉन्चिंग की थी 29 मई 2013। 29 मई 2013 को रिएक्ट का 0.3.0 आया है। और आज रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है? रिएक्ट का करंट वर्जन चल रहा है 7.02। रिएक्ट का जो करंट वर्जन चल रहा है दैट इज 17.02। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट इज 17.02। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये वाला वर्जन पढ़ेंगे। यस, जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्ट 17.02। अब रिएक्ट ही क्यों? क्या रिएक्ट के अलावा और कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क मार्केट में नहीं है जावास्क्रिप्ट का? बिल्कुल है, 100% है। और आप सोचिए रिएक्ट का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? रिएक्ट का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर एंगुलर है। और एंगुलर को किसने बनाया? एंगुलर को इंटरनेट जायंट ने बनाया, गूगल। लेकिन लिंक्डइन देखिए क्या कह रहा है। ये 2021 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल नीचे देखिए, डेट दिख रही है आपको? ये 23 अप्रैल 2021 का डेटा है। और लिंक्डइन का ये कहना है कि अगर आप लिंक्डइन पे जॉब सर्चेस की बात करें तो नोटिस करिए 34,000 जॉब्स आज मार्केट में रिएक्ट जेएस के पास अवेलेबल है। और एंगुलर में कितनी है? देखिए देखिए जल्दी, एंगुलर में ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास है। तो रिएक्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है जॉब ओपनिंग्स के मामले में एंगुलर के लिए। यस, इनफैक्ट कई बड़ी बड़ी कंपनीज एंगुलर से शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स रिएक्ट। They are shifting from Angular towards React, and this is not something which I am saying, मैं नहीं कह रहा हूं, this is something जो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कह रहा है, that is LinkedIn। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये रिएक्ट की पॉपुलैरिटी है। रिएक्ट कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? देखिए इनमें से मैक्सिमम कंपनीज को आप जानते हैं। क्या जानते हैं? फेसबुक, आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, उबर, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, they all are companies जिनकी वेब एप्लीकेशन का यूआई किस पे डिजाइंड है? जिनकी वेब एप्लीकेशन का यूआई रिएक्ट पे डिजाइंड है। लेकिन क्या हम अगले लेक्चर से रिएक्ट पढ़ सकते हैं? इतनी अच्छी इतनी पॉपुलर लाइब्रेरी है तो इसी को पढ़ा जाए ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें और बाकी चीजें पढ़ें? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। फॉर लर्निंग रिएक्ट शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? वही सेम स्टोरी जो मैं बार बार बोल चुका हूं, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको विद HTML। फिर कहां जाना पड़ेगा? फिर पढ़ना पड़ेगा CSS, फिर पढ़नी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब रिएक्ट लेवल 4 पे आएगी इस कोर्स में। यस, रिएक्ट इस कोर्स में लेवल 4 पे आएगी। अब आप